Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain compound microscope. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा सिंपल माइक्रोस्कोप हमने बताया था और सिंपल माइक्रोस्कोप की न्यूमेरिकल भी आपको हमने बताए थे, इसलिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम आपको देखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप में डिफरेंस यही होता है, जो इसका ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसकी जो फोकस होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू आई लेंस, जबकि टेलीस्कोप जो होता है उसका जो फोकस होता है ऑब्जेक्ट लेंस का ज्यादा होता है आई लेंस से, क्योंकि यहाँ पे पास रखी वस्तु को हमें देखना होता है, इसलिए फोकस आई लेंस को ज्यादा चाहिए, इसलिए इसका फोकस ज्यादा होता है। तो इसके रे डायग्राम को आपको देखना है। ये ऑब्जेक्ट लेंस है जिसको हमने एरो लिखा है। इसके ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर इसका हमने मान लिया सपोज दैट O1 और आई लेंस का O2, ये ऑप्टिकल सेंटर लिखा है। अब ये ऑब्जेक्ट लेंस है, इसका फोकल पॉइंट होगा, वो फोकल पॉइंट हमने दिया है FO। इसी तरह से यहां भी कोई फोकल पॉइंट इसका होगा, ये FO हो जाएगा दोनों साइड, दोनों सरफेस के लिए। आई लेंस है, इसका भी फोकल पॉइंट होगा, वो इससे दूर वेरी करेगा किसी पॉइंट पे, ये FE हो जाएगा। और इस साइड भी इसका फोकल लेंथ होगा FE, ये आई लेंस का, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि कोई भी, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई पॉइंट होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे इस सरफेस का हमने मान लिया सपोज दैट C1 और उस तरफ कहीं C2 होगा, ठीक। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है वो इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। यहां से चलने वाली कोई भी लाइट रे है वो दो तरीके से लाइट रे जा सकती है, एक तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और एक इस पे पैरेलल जा सकती है। तो सपोज दैट हम इसमें कई लाइट रे हो सकती हैं, लेकिन हम दो ही लाइट रे को दिखा सकते हैं रे डायग्राम में। तो इसका ये रे डायग्राम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं किस तरीके से बनाएंगे। और एक इसके ऑप्टिकल जो यहां से जाएगी वो इसके फोकस से बेंड होगी, और जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। तो इस तरीके से इसके ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधे निकल जाती है, और इसके जो यहां से जो जाएगी, जो पैरेलल जाती है इस प्रिंसिपल एक्सिस की, ये भी एक लाइट रे ही है, प्रिंसिपल एक्सिस भी एक लाइट रे है। यहां से जाएगी, इमेजिन उसको हम एक्सिस मान लेते हैं, ये भी एक लाइट रे है। यहां से जाएगी तो ये जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो बेंड होती है और उसके किस पॉइंट से जाती है, फोकस से पास होती है। तो जहां से ये पास होगी वो इसका फोकस पॉइंट होता है। तो इस जगह पे जहां ये क्रॉस करेगी उस जगह पे इसकी इमेज बन जाएगी इन्वर्टेड, ये इमेज बन जाएगी। तो सपोज दैट ए बी ऑब्जेक्ट है और ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन गई जाके वो इस पॉइंट पे बन गई इमेज, इसको लिख सकते हैं A डैश B डैश। अब देखो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, बिल्कुल वही सेम कंडीशन है। एक तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जा रही है और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे सीधे निकल जाती है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से निकलती है वो इसके फोकस पॉइंट से जाती है। किसके फोकस पॉइंट से, ऑब्जेक्टिव लेंस के FO से। FE से नहीं जाएगी, FE का भी कोई रोल नहीं, FO से पास होती है। इतनी बात आप समझ गए। इस डायग्राम को आप भूल जाए कुछ समय के लिए, केवल इतने बात को समझें। तो इसको तो आप समझ गए कि केवल एक लेंस को, क्योंकि दो लेंस जब रख जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करना है। तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, आपको सीधे इसको समझना है कि इसमें करना क्या है। अब दूसरी चीज, तो इतना काम हो गया। इसके बाद यहां पे जब लाइट रे रहेगी तो इस पॉइंट पे जहां भी दोनों क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो उस जगह पे एक इमेज बन जाती है किसकी, जो ये ऑब्जेक्ट ए बी रखा उसकी इमेज यहां पे बन जाती है A डैश B डैश पे। अब देखो यहां से एक लाइट रे जाएगी, वो लाइट रे एक जाएगी फिर से, जैसे ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से O1 से निकली, ऐसे ही आई लेंस से एक लाइट रे जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई सीधे, और एक लाइट रे इसके पैरेलल जाएगी, ये तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, और एक इसके पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी, इसके फोकस पॉइंट से। ये पॉइंट से यहां से निकल जाती है फोकस से। अब
जिस पॉइंट से जाएगी वहीं पे फोकस आप दिखा सकते हैं कि ये फोकस पॉइंट है इसका। और इन दोनों लाइट को इस तरीके से जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं। यहां पे एक इमेज बन जाती है जो इन्वर्टेड है और एनलार्ज साइज की है, बहुत बड़े साइज की और इन्वर्टेड है। तो ये इमेज जो होती है वो बन जाती है ए डबल डेस, इसको हम लिखते हैं ए डबल डेस और बी डबल डेस पे इमेज बन जाती है जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। यहां पे हम इस जगह से देखते हैं, यहां पे हमारी आई है और आई से हम यहां से देखते हैं तो इमेज हमें केवल ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया, इस लेंस के लिए जो आई लेंस है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए डेस बी डेस, और जो इमेज उसकी बन रही है वो किस पे बन रही है, ए डबल डेस बी डबल डेस पे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए तो इस रे डायग्राम को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रे डायग्राम है इसका। अब इसके द्वारा आई के द्वारा जो देखी जा रही इमेज है उसके लिए ये वस्तु बन जाएगी और ये बन जाएगी इसकी इमेज। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए डेस बी डेस और ए डबल डेस बी डबल डेस इसकी एनलार्ज इमेज बन गई। मतलब छोटी चीज जो देख रहे हैं बैक्टीरिया, बहुत छोटे छोटे से बैक्टीरिया देख रहे हैं, उनका बड़ा साइज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनलार्ज साइज। तो ये लेंस हो गया एलो ऑब्जेक्टिव लेंस और ये एली आई लेंस है, ये दोनों का इंडिकेशन है। अब देख सकते हैं इसमें करना क्या है। इसके द्वारा ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे इमेज पॉइंट तक की डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यूओ ऑब्जेक्टिव लेंस से। इसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो किस पे बन रही है, ए डेस बी डेस पे। तो यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगी कहां तक की, ए डेस बी डेस तक की, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी बीओ। और इसके बाद में ये बीओ पॉइंट हो गया। अब इसके द्वारा ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसके द्वारा यहां से डिस्टेंस हो जाएगी, उसको हम लिखेंगे यूई। क्या लिखेंगे, यूई। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। कभी कभी पाइप की लेंथ पूछी जाती है या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ निकालने के लिए आती है। तो देखो यहां से इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, ध्यान से देखना, जो आई लेंस रखा है इस आई लेंस की ए डेस बी डेस क्या है, इमेज है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी, इसको ए डेस बी डेस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यहां से कितनी है, यूई। और इसकी इमेज कहां बन रही है, वो डिस्ट्रिक्ट विजन पे बन रही है, इनफाइनाइट पे नहीं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो ये हो जाएगा वीई, इसको क्या लिखेंगे, वीई इक्वल टू डी, अभी हमने साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई नहीं किया, वीई इक्वल टू डी। ये वीई डिस्टेंस हो जाएगी कहां से, इसके फोकल पॉइंट से, जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी इस जो प्रकाशिक केंद्र होता है वहां से इसकी डिस्टेंस हम देते हैं। सभी डिस्टेंस प्रकाशिक केंद्र से ही लेते हैं। ये जो यहां से ये डिस्टेंस ले रहे हैं ये इसके प्रकाशिक केंद्र से ली गई डिस्टेंस है, ये सभी। इसी तरीके से ये भी डिस्टेंस इसके प्रकाशिक केंद्र से हम ले रहे हैं। यहां से ये डिस्टेंस कहां है, इसके प्रकाशिक केंद्र से है, ये डिस्टेंस इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस निकालना आप जान गए। अब देखो यहां से इमेज के से साथ एंगल जो बनेगा उसको मीटा लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है तो ऑब्जेक्ट का एंगल यहां दिखाई दे रहा है आपको, ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा यहां बनेगा। लेकिन हमें क्या करना है, अपने न्यूमेरिक इसको सॉल्व करना है ज्योमेट्री को, इसलिए हमें क्या करना है, इसको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को जो ड्रॉ की है उसको हम एक पॉइंट कोई दे रहे हैं, उस पॉइंट से हमें क्या करना है, ये ए डबल डेस है, इसको आप यहां लिख लें, ए डबल डेस, ये ध्यान रखें, ये इसके ए डबल डेस बी डबल डेस पॉइंट। अब इस पॉइंट से उसके प्रकाशिक केंद्र को हम मिला देंगे, जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इस पॉइंट से ये ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को इसके ऑप्टिकल सेंटर से मिला देंगे। तो ये एक तरह से इमेज बन रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, बस उसको हम लाके अपने सोल्यूशन के लिए इसको उठा के हमने यहां रख लिया। किस पे रख लिया, इस इमेज पे, जो आई लेंस की जो इमेज बन रही है डेस बी डेस, वहां पे हमने उठा के इसको रख दिया है। बस है यही, मान सकते हो आप, बिल्कुल यही ट्राइंगल जो आपके सामने है, ए बी ए ओ ओवन, बी ए ओवन ट्राइंगल है, उसको उठा के यहां पर हमने शिफ्ट किया है
बस आप इतना मान सकते हैं। इसका एंगल जो होगा वो अल्फा है, कितना है, अल्फा। तो ये आपने देखा, इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस रे डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपने रे डायग्राम देखा और रे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन अभी आपको बताया हमने किस तरीके से इसको बनाएंगे। डिस्टेंसेस की इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस जब आप क्लियर कर लेंगे तभी इसमें मैग्नीफाइंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। क्योंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण है इसलिए इसको लिख देते हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, बहुत छोटे कोण होने के कारण। अब टेन बीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें इसका परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, बेस पे ही तो ये डिस्टेंस लिखी जा रही है और जो हाइट है वो किसकी, इमेज की हाइट है। बच्चे कहने लगते हैं कि इसकी जगह टेन की जगह और भी कुछ ले सकते थे, और नहीं ले सकते थे क्योंकि हमें इसका बेस पता है और इसकी हाइट पता है। तो बेस और परपेंडिकुलर में यही एक रिलेशन आता है, उसको हम बोलते हैं टेन। टेन ही रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, ठीक है। तो हम एक सबसे पहले जो इमेज अल्फा जो होता है बीटा कोण है वो किसके साथ बना हुआ, इमेज के साथ, और अल्फा कोण होता है ऑब्जेक्ट के साथ बना हुआ कोण। तो अभी हमने बताया था जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है ये कंस्ट्रक्शन किया है, ये कोई इस रे डायग्राम का पार्ट नहीं है। ये पार्ट केवल सोल्यूशन के लिए इतना हमने बनाया है, क्योंकि यही ट्रायंगल हम यहां बना सकते थे, ये अल्फा बनता तब हम यहां से सोल्यूशन करते, लेकिन सोल्यूशन यहां से करना है क्योंकि इसमें कुछ टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, बात वही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। इसके साथ जो इसके ऑप्टिकल सेंटर O2 से वही O1 से था, ठीक है। तो सोल्यूशन में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ज्योमेट्री का सोल्यूशन है, ज्योमेट्रिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बीटा हमें सॉल्व करना है। इसमें देखो ट्रायंगल कौन से है, बी डबल डैश O2 A डबल डैश, ठीक है। और अल्फा के लिए जो ट्रायंगल है वो कितना है, CO2 B डबल डैश। टेन अल्फा देख लेते हैं, CO2 B डबल डैश। तो टेन अल्फा क्या होगा, यहां से कंप्लीट करेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस कितना है, बी डबल डैश O2, तो CB डबल डैश अपॉन बी डबल डैश O2, यही हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ट्रायंगल हम ले रहे हैं, वो कौन सा ट्रायंगल है, बी डबल डैश O2 A डबल डैश, बी डबल डैश O2 A डबल डैश, यही तो है इस ट्रायंगल को। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसका कितना है, जो एनलार्ज इमेज बन रही है उसको, उसकी लेंथ वो कितनी है, A डबल डैश B डबल डैश, और इसकी इस ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, O2 या B डबल डैश O2, यही डिस्टेंस तो है। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि मैग्नीफाइंग कैलकुलेट करना है तो ये आप समझ लें, ये ट्रायंगल जो हमने यूज किए हैं। अब मैग्नीफाइंग कैलकुलेट करना है तो m इक्वल टू होता है टेन बीटा। टेन बीटा की वैल्यू कितनी है, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन B डबल डैश O2। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई, CB डबल डैश अपॉन B डबल डैश O2। तो आप देख सकते हैं B डबल डैश O2 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्या, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन CB डबल डैश। इतना हमें इसको ये ज्योमेट्री सॉल्व करने के बाद इतना टर्म मिल गया। अब देखो यहां पे करना क्या है, क्योंकि मैग्नीफाइंग जो पावर निकालते हैं वो ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन इमेज हाइट, यही तो करते हैं। प्रतिबिंब का जो लंबाई है और बटे वस्तु की लंबाई का रेशियो होता है। तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई तो लिखी है लेकिन वस्तु की लंबाई नहीं दिखाई दे रही, A डैश B डैश। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब क्या चेंज करेंगे उसको आप देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। A डैश B डैश का हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये जो वस्तु है इस लेंस के लिए, एली के लिए, आई लेंस के लिए ये वस्तु है ना, और A डैश B डैश का डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई कर, तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, फंक्शन में वही रहेगा सेम। अब हमें अरेंज करना है, देखो इंटरचेंज कर लेंगे, क्या होगा, m इक्वल आ जाएगा यहां से A डबल डैश B डबल डैश, ये हाइट ऑफ द एनलार्ज ऑब्जेक्ट अपॉन A डैश B डैश is the height of image for eye lens
इंटू ए डैश बी डैश, यहां पे क्या दिया गया, ये बचा ना अपॉन वाला टर्म, तो उससे कर लिया ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डबल डैश, इतना ही तो मिलेगा सी बी डबल डैश। अब आप देख सकते हैं सी बी डबल डैश ये टर्म इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए बी के, सी बी डबल डैश पैरेलल टू ए बी। तो यहां पे दिखाएंगे सी बी डबल डैश बराबर ए बी, तो सी बी डबल डैश की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए बी। तो ये टर्म हमें मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा उसको नोट कर लेंगे, एम इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल कितना मिलेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की दो यहाँ ये हाइट ऑफ द इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन ए बी। अब दो चीजें यहां पे आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो ये रेशियो ऑफ एनलार्ज साइज की जो इमेज बन रही है उसका ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, तो इमेज की लंबाई जो भी है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ए डैश बी डैश ये दिया गया, एक रेशियो ये है, वो किसके लिए, इस आई लेंस के लिए। तो यहां से एम इक्वल टू आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं एम ई, क्या लिखेंगे एम ई, क्योंकि आई लेंस का रेशियो है इसकी हाइट बटे ये ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज कहां पे बन रही है, ए डैश बी डैश पे। तो इसलिए इस लेंस का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी एम। तो ये पूरा जो भी ये पूरी स्टोरी आपके सामने है, पहले हमने क्या किया, इसके रे डायग्राम को डिस्क्राइब किया कि रे डायग्राम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। जब डिस्ट्रिक्ट विजन पे बनेगी डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन होता ना, तो उस डिस्टेंस पे जब इमेज बन रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे हमने पहले रे डायग्राम आपको समझाया। रे डायग्राम के बाद में उसकी डिस्टेंस हमने क्लियर की कि ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इस लेंस से कितनी होगी, और इस लेंस से आई लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस से क्या डिस्टेंस होगी। इसके बाद हमने इसकी ज्योमेट्री सॉल्व कराई, जिसमें ये एंगल ट्रायंगल हमने दिखाया, उस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट की। तो यहां तक हमने पूरा सोल्यूशन कर लिया। एक यहाँ पे ट्रिक यूज की थी कि हमने क्या किया था कि ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई किया था, ए डैश बी डैश से डिवाइड कर लिया, तो इससे कोई फंक्शन में चेंज नहीं आएगा। फिर हमने शिफ्टिंग की, क्योंकि यहां पे आपको अपना दिमाग यूज करना है, क्योंकि इस आई लेंस का उपयोग करेंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट जो लेंथ होगी वो ए डबल डैश बी डबल डैश होगी, और सॉरी इमेज लेंथ होगी ए डबल डैश बी डबल डैश, ऑब्जेक्ट लेंथ क्या होगी ए डैश बी डैश, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। सेकंड के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का उपयोग करेंगे, तब उस टाइम पे इमेज इसकी कहां है, ए डैश बी डैश पे है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ए बी पे, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, क्योंकि ये टर्म जो सी बी डैश है वो ए बी के बराबर है, इसलिए ये टर्म हमने यूज किया था, उसकी ये रख दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, यहां से कैलकुलेट कर लिया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर एम ई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, एमओ इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था माइक्रोस्कोप की कंडीशन, तो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर हमने कैलकुलेट कराई थी। तो माइक्रोस्कोप की अगर मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है तभी आप यहाँ पे ले पाएंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो सोल्यूशन हमने कराया था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को आप अच्छे से प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच करें, जिससे आपको ये टर्म जो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं वो आपको उसको देखने में, जब आप वहां पे सोल्यूशन कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब आपको मैग्नीफाइंग पावर आपने अभी कैलकुलेट की है यहाँ पे, तो ये मैग्नीफाइंग पावर जब कैलकुलेट करने के बाद में दोनों लेंस के लिए आपने कैलकुलेट की, तो प्रोडक्ट आपने देखा कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर होगी कितनी, वो आपके सामने है, इमेज तक की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। अब इमेज तक डिस्टेंस कितनी है,
वी ओ, तो एम इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं वी ओ अपॉन यू ओ, क्योंकि यू ओ हम ये डिस्टेंस अपोजिट साइड में ले रहे हैं इस लेंस से, जो ऑब्जेक्ट लेंस है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और एम की वैल्यू आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में कैलकुलेट की है, ये वैल्यू आती है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। जब सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने वहां पे कैलकुलेशन कराया है, तो वहां पे हमने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कराई थी सिंपल माइक्रोस्कोप में, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई निकला था वहां पे। और जनरली वहां पे एफ लिखा था, क्योंकि इसमें आई लेंस, वहां पे केवल एक ही लेंस होता था सिंपल माइक्रोस्कोप में, यहाँ पे आई लेंस का उपयोग किया, इसलिए 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। वहां एम हमने यूज किया है टर्म 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। लेंस का फार्मूला यूज करने के बाद में आपको ये सॉल्व करना है। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फर्स्ट स्टेप आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप इसकी है, इस टाइम पे ये और देखना है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ये और लिख लेंगे, इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। जो लॉन्ग न्यूमेरिकल आएगा उसमें ये पूछा जाता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों पोजीशन में लेंथ अलग अलग होती है। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे इमेज बन रही है तब लेंथ को हम लिखते हैं, क्योंकि यहां पे इमेज कहां बन रही है, वीओ डिस्टेंस पे, और इसके लिए ये डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट की तरीके से होगी यूई, तो ये टोटल इसकी लेंथ जो बन जाएगी वीओ प्लस यूई। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप यहां लिख देंगे वीओ प्लस यूई, ये लेंथ है। इस तरीके से आप यहां पे ये नोट कर सकते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इसका सेकंड पार्ट आपको निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है कि आपको फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सेकंड इसका पार्ट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट आपने डिस्टिंक्ट विजन के लिए कैलकुलेट किया है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये दोनों चीजें आपने कैलकुलेट की। लेंथ ऑफ द ट्यूब चेंज हो जाता है हर एक कंडीशन में, अगर इनफाइनाइट इमेज बन रही है तो लेंथ ऑफ द ट्यूब चेंज होगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि इस आई लेंस को स्लाइड करके उसको एडजस्ट करना, ये एडजस्टेबल लेंस होता है, इसलिए ये डिस्टेंस वेरी कर जाती है। वीओ प्लस यूई की जो डिस्टेंस होगी वो वेरी कर जाएगी। ये डिस्टेंस वीओ प्लस यूई तभी आएगी जब इमेज हमारी स्पष्ट की न्यूनतम दूरी डी पे बनेगी, नहीं तो ये चेंज हो जाएगी। ये देख लेना, ये ध्यान देना आपको, नहीं न्यूमेरिकल में केवल एक फार्मूला आपने याद कर लिया उसी को सबने यूज करना, ऐसा नहीं होगा। ये स्पष्ट दस की न्यूनतम दूरी के लिए ये फार्मूला है, वी ओ ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो लेंगे, लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस, और आई लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस का जो एडिशन होता है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है इन केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सेकंड केस है इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है तब क्या होगा, इनफाइनाइट पे इमेज का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा, इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इमेज हमारी इनफाइनाइट पे बने। इसके लिए यहां पे लेंस फार्मूले का यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला पता होगा आपको, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फार्मूला होता है। अब आपको यहां देखना है कि इमेज जो बन रही है हमें, क्योंकि आई लेंस से ही यूज करना है इमेज की डिस्टेंस, तो 1/ ये हो जाएगा एफ ई 1/ इनफाइनाइट, क्योंकि इमेज की तक की डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस 1/u की जगह हो जाएगा, क्योंकि ये इमेज तक की डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करना है, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यहां से डिस्टेंस कहां पे होगा, क्योंकि इस तरफ डिस्टेंस लेंगे ना, तो यू ही हो जाएगा नेगेटिव माइनस के क्योंकि आप देख लें साइन कन्वेंशन रूल भी अपने अप्लाई किया है, क्योंकि जो आई लेंस की फोकस डिस्टेंस है वो एफ ही है, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, यूई। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं
तो यहां से आ जाएगा, ये टर्म मिलेगा 1/Fe इक्वल आ जाएगा 1/UE, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दोनों साइड d का मल्टीप्लाई करने हैं। d का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि b/UE जो d डिस्टेंस है वो क्या है, b है, तो b का अगर मल्टीप्लाई दोनों साइड कर लेते हैं तो b इक्वल टू क्या है d, तो यहाँ पे d का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो d/Fe इक्वल d/UE। कोई चेंज नहीं आया, दोनों साइड हमने d का क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, d/UE और d/Fe। तो आई एम इनफाइनाइट पे जो इमेज बनती है इसका हमने सोल्यूशन आपको कराया है किस पे, कंपाउंड माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने इसका सोल्यूशन कराया था। वहां पर जो इसका वैल्यू निकली थी वो कितनी थी, आई एम इनफाइनाइट, आई एम सफिक्स में इनफाइनाइट, इसको हमने लिखा था d/Fe, d/Fe, और ये d/Fe कितना हो जाएगा, इक्वल टू d/UE के बराबर भी होता है ये। तो इस तरीके से मैग्नीफाइंग पावर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो आपको निकालना है वो कितनी हो जाएगी, d/UE। अब आपको कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, कैपिटल M इक्वल, तो कैपिटल M कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल M इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है और आई लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की सिंपली क्या होती है, VO/UO, और यहां पे क्या हो जाएगी d/UE या d/Fe, d/Fe। तो ये किसके लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए आपने कैलकुलेट की। दोनों मैग्नीफाइंग पावर आपके सामने, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए है और ये मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए, -VO/U d/Fe। तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैग्नीफाइंग पावर अभी आपने कैलकुलेट की है दोनों कंडीशन में, जब इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर, और इनफाइनाइट पे जब इमेज बन रही है उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट की। अब एक समरी आपको हमने याद करने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखें। इसमें हमने केवल आपको बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं देखेंगे, केवल आप इस स्क्रीनशॉट को देख लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो रे डायग्राम आपके सामने दिया गया है। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला होता है M इक्वल टू फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप MO प्लस ME, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। अब MO और ME दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, D डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यहां पे मैग्नीफाइंग पावर होती है मैक्सिमम, और दूसरी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस इज मिनिमम। दोनों तरह से एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों को एक ही चीज बोलते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, M इक्वल टू -VO/UO प्लस 1 प्लस d/Fe इन केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पे अगर इमेज बन रही है तो वहां पे इस तरीके से उसको निकालेंगे। इन केस ऑफ इनफाइनाइट की इमेज बन रही है, इनफाइनाइट की इमेज कब बनेगी, जब कोई भी इस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बन रही है वो इसके इस आई लेंस के फोकस पे बने, तो उस टाइम पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो जो इसकी, जब ये ऑब्जेक्ट इसकी तरीके से इस पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये इसके फोकस पे हो गई, तो जब इसका इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी। तो उस टाइम पे मैग्नीफाइंग पावर होती है -VO/UO 1 d/Fe, 1 प्लस नहीं होता इसमें, M इक्वल V माइनस VO/UO, ये दोनों में रहेगा, MO की वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पे MO कितना है, MO इक्वल टू होता है फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस -VO/UO, ये दोनों में एक ही वैल्यू रहेगी, केवल चेंज होगा ME। ME दो तरह से चेंज होता है, एक होता है 1 प्लस d/F, ME जो चेंज होता है, ME दो तरह से होता है चेंज, इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इन केस ऑफ इनफाइनाइट। डिस्टिंक्ट विजन पे 1 प्लस d/Fe होता है और इसमें होता है इनफाइनाइट के लिए d/Fe। बस ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप का आपने अगर लेक्चर हमारा देखा होगा तो वहां पर हमने दोनों फार्मूले आपको दिखाया है। D के लिए मैग्नीफाइंग मैक्सिमम होता है, इनफाइनाइट के लिए मिनिमम होता है, ये दोनों चीजें हैं। तो ये यहाँ पे फार्मूले बस वैरी कौन सा कर रहा है, 1 प्लस d/Fe और d/Fe, ये फिक्स है वैल्यू दोनों के लिए।
इन केस ऑफ स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पे अगर लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है इमेज, तो उसके लिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, इसको हमने एल डी रिप्रेजेंट किया, डी सफिक्स में लगा दिया। उसका कारण क्या है, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है इसलिए एल डी से रिप्रेजेंट किया है। वीओ प्लस यूवी, ये लेंथ ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, इमेज तक की डिस्टेंस, और इसके लिए ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो वीओ प्लस यूवी बन जाता है, ये लेंथ हो जाएगी। और सेकंड में क्या है, लेंथ इन केस ऑफ इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट की जब बनेगी इमेज तो उसके लिए लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ध्यान देना, L इनफाइनाइट इज इक्वल टू वीओ प्लस एफ ए। ये दो तरह से हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये समरी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रे डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।